जय हिंद, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखते हैं कितने लोग जुड़े हैं हम लोगों के साथ। सबसे पहले गुड हाशमी इवनिंग जी। सर। गुड इवनिंग। हाशमी जी जुड़ी हैं, नेहा है, प्रिया जी जुड़ी हैं, काफी समय बाद जुड़ी हैं, सविता जी जुड़ी हैं, शैलवी जुड़ी हैं, स्निग्धा जुड़ी है। बाकी और लोग भी हम लोग के ग्रुप में हैं, जैसे मनोरमा जी हैं, दीपाली जी हैं, और नाम भी है जो हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हो सकता है कि उन लोगों के घरों में काम ज्यादा हो, क्योंकि मैरिड है, और मैरिड होने के साथ बेबीज भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ढेर सारे काम होते हैं। सविता जी को जैसे हम लोग देखते नहीं है, सुबह के टाइम में टिफिन भी बनाते हैं, प्लस हम लोग के साथ क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं ना। तो काफी ऐसी चीजें होंगी, कोई कोई वजह होगी क्लास ना लेने की, लेकिन सब लोग रिकॉर्डेड जरूर देखते होंगे। ठीक है, सब लोग क्लासेस जरूर देखते होंगे यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले आज की तारीख है आपकी 9। ठीक है, 9 अप्रैल आपकी तारीख है, जिसमें हम लोग ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस के माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार की क्लासेस इन द सेंस एजुकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर सबके सब पढ़ाए जाएंगे, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपकी टीचर की वैकेंसीज निकालने की घोषणाएं करती जा रही है। और यदि जिस समय घोषणाएं तेज होती हैं, ये समय ना तो चुनाव का ना तो किसी चीज का है, जब इसके बावजूद भी जैसे ऐसी चर्चाएं हम लोगों के बीच में रहती हैं, तो इसका मतलब कि वैकेंसी कहीं ना कहीं आने वाली है, या आने की संभावना पूरी है। अब आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ये नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ समय में आ जाएगी। लेकिन इस बार ये लोग कुछ समय निर्धारित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे वैकेंसी जो भी निकलेगी गवर्नमेंट की। मान लो 100 दिन इन्होंने बोला, हम मान के चलते हैं कि मान लो 150 दिन में पूरा करते हैं या 200 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमको जो है जब वैकेंसी निकल आए तब बैठकर हमें तैयारी नहीं करनी है, हमें अपनी प्लानिंग इसी समय अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना है, अपनी बॉडी को वार्म अप करके तैयार करके बैठा लो कि अब अगली जो वैकेंसी आएगी चुपचाप हमें उसकी तैयारी करनी है, ढिंडोरा नहीं पीटना है, चार लोगों को घुमा फिरा कर नहीं बताना है, बस चुपचाप अपनी किताब, अपनी कॉपियां, अपने चीजें, अपनी स्ट्रेटजी सबकी सुन ली। सबको सब लोग सुनते हैं, यूट्यूब है, अनेक चीजें हैं, सुनो सबकी सुनिए सबकी। क्यों? क्योंकि सुनने से सभी चीजों का पता चलता है, लेकिन करना हमें अपने मुताबिक है। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज को लेकर चलना है, अपने घर को भी लेके चलना है, बाहर जॉब कर रहे हैं उसको भी लेके चलना है, और अपनी बॉडी को वार्म अप करते भी रहना है। तो उन सब चीजों के लिए आप अपने रूटीन को बनाइए, और रूटीन को एक दिन में लागू नहीं किया जाता है। जैसे आप संस्कृति और सभ्यता मैंने बताई थी ना, बताओ सविता जी, मैंने संस्कृति और सभ्यता बताई थी आपको ना। जी सर। हाँ, तो संस्कृति सभ्यता में जैसे सभ्यता को हम तुरंत ढाल लेते हैं अपने मन में, लेकिन संस्कृति कुछ समय के बाद ही डेवलप होती है। वैसे ही हम लोग की जो स्ट्रेटजी जी है, सर। एक दिन में उसको हम लागू नहीं कर सकते। उसको जैसे मान लो मैंने टारगेट किया कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, अब 2 घंटा पढ़ना है, अब 2 घंटा अगर आप जबरदस्ती बैठकर पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। 2 घंटे का मन बनाया है, हो सकता है कि आप पहले दिन आधे घंटे बैठो, 30 दिन बैठो। अब बैठकर अब मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप लंबे समय तक कैसे बैठ सकते हैं। ठीक, आज आज टिप्स केवल इतना देंगे, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन टिप्स दे दे आपको किताबें पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, किताबों में जी इंटरेस्ट कैसे होता है। जैसे मान लो बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ते पढ़ते हमें बोरियत सी महसूस होने लगती है, तो उस बोरियत को कैसे खत्म कर सकते हैं। जब कभी आप बुक्स पढ़ो तो अपने पास एक कॉपी रखे रहो, और ये माइंड में सबसे पहले माइंड में ये मेकअप कर लेना है कि क्वेश्चन अगर एज ए प्रोफेसर, एज ए सिलेक्टर के रूप में अगर हम बैठे और हम क्वेश्चन अगर बनाना चाहें किसी दूसरे के लिए, तो हम वो चीज सोच के बैठे कि जैसे पढ़ा कि एक लाइन कि प्लेटो प्लेटो के दर्शन का नाम आदर्शवाद है,
तो अब इसमें आ जाएगा कि आदर्शवाद कैसा है, क्यों है, कहाँ से है, तो इन सब की वन वन लाइन में आप लोगों को लिख लेना है। अब किताब पढ़ने का यही तरीका होता है, मान लो एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आपने पढ़ा, अब इस पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन बनेंगे ये आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, या इसके की पॉइंट्स बना लेने हैं कि इसके की पॉइंट्स में की बहुत से ऐसे होते हैं। किताबों को पढ़ने का यही एक तरीका है और बेस्ट तरीका यही है। हाँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जो निचोड़ निकालोगे ना, ये जल्दी कोई नहीं निकाल पाता है। ठीक, तो ये अपने अपने आप को मतलब ज्यादा समय बैठाने में, अब ऐसे करोगे ना तो आपको समय मिलेगा ज्यादा बैठने की, आपके अंदर एक लालसा होगी। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कंडीशन, ये चीजें हमें कैसे पता चली। जब हम पढ़ते थे तो पढ़ते समय ये हुआ कि बहुत ढेर सारी चीजें हो गई और बुक्स भी काफी ढेर सारी हो गई। अब पढ़े तो पढ़े कैसे, बनाए तो बनाए कैसे, तो मैंने उसको क्या किया, कॉम्पिटिटिव में चार्ट बनाना शुरू किया। जब मैंने चार्ट बनाया तो हमने एक किताब नहीं पढ़ी, बल्कि एक किताब पढ़ी, दो किताब पढ़ी, मतलब 5-6 किताबों को जब पढ़ा, उनमें से बेटर चीजें हमारे सामने जो निकल कर आई, तो वो आज तक हमारे मनोमस्तिष्क में बैठी हुई है। तो ऐसे ही जब हम लोग किताबों को पढ़ेंगे, वन वन लाइन बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक चीजें आपको पता चल जाएगी। अब क्या हम जब क्लास लेते हैं तो क्या हमें पूरी की पूरी चीज याद रहती क्या? नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को हम बनाए रखते हैं, उन ट्रिक्स के थ्रू हम जो है आपको वहां पे डिस्कस करके बताते हैं, ठीक है, जिससे आपके पूरे पॉइंट्स वहां पर क्लियर हो जाते हैं। तो यही तरीका होता है बुक्स को पढ़ने का, पढ़ाने का, या समझने या समझाने का। किताबें आपके पास भी है, किताबें हमारे पास भी है, सभी के पास, बस तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने का। जैसे प्रिया जी से भी हम लोग सीख सकते हैं। प्रिया जी, आप भी अपने अपने अनुभव को शेयर करें हम लोग के साथ। मेरी आवाज आ रही प्रिया जी को? बताओ प्रिया जी। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, सब कुछ सुनाई दे, बोले आप। हेलो, दे रही। मैं तो बुक पढ़ती हूँ कि मैं जैसे मान लीजिए यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया मैंने, तो मेरे कंपैरेटिवली पढ़ने की आदत, मैं एक बुक नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा रहता है कि मैं 2-3 बुक, जैसे मान लीजिए आदर्शवाद पढ़ रही तो मेरे पास 3 बुक है, तो मैं तीनों लेकर बैठूंगी। एक बार उसमें पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया ये चीजें हैं, फिर नेक्स्ट बुक भी देखूंगी उसमें एटलीस्ट में क्या दिया हुआ है वो देखूंगी। 3-4 बुक का एक कंक्लूजन निकलता है, तो उसको मैं एक जगह नोट करती हूँ। फिर मतलब इसको मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगी। मैंने क्वेश्चन पे अलग अलग करके रखे हुए हैं। हाँ, आदर्शवाद से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, तो जब उस पर अप्लाई करो और आप जब देखो वहां पे कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें, हाँ बिल्कुल ठीक है मैम। ये हेलो 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 सर, हाँ, एक सेकेंड। ये प्रिया मैम, आप जो 3 बुक का कलेक्शन लेके चलती है, किस किस राइटर्स की लेके चलती हैं? सब वही है। एक्चुअली अभी मेरा कट गया था, आप लोग थे साथ में? हाँ, जी। मेरा ऐसे मैंने सबसे पहले तो सभी को पता है, एक जब अर्ली स्टेज पे हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले रमन बिहारी लाल पढ़ते, तो मैंने भी पढ़ा। वो भी बहुत कम पढ़ा, मतलब मैं कह सकती हूँ मैंने रमन बिहारी लाल बहुत कम पढ़ा। और उसके बाद मुझे सबसे अच्छा लगा इंडियन फिलोसफी के लिए हरेंद्र प्रसाद सिन्हा का, वो बहुत अच्छा लगा मुझको, और मैं आज भी उसको पढ़ती हूँ। मेरे पास एक एस पी गुप्ता सर की बुक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैं हरेंद्र प्रसाद सिन्हा के बाद अगर किसी की बुक पसंद करती हूँ, वो इतनी पतली सी है बट उससे हर क्वेश्चन एकदम पता नहीं कैसे टू द पॉइंट, बहुत ही। अभी जो रिसेंट में उन्होंने लिखा है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली गई इस दुकान पे तो मिल गया मुझको, तो मैं ले आई। और के.पी. पांडे सर भी बहुत हेल्पफुल। हेलो, किसकी बुक बताइए, किस राइटर की बुक है? क्या नाम है, हाशमी जी। अगर आप किताबों का कलेक्शन चाहती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहां सारी चीजें बता रहे डालेंगे। पीजीटी में पूरी किताबें मैंने बता रखी हैं, एक टॉपिक सर मुझे लिंक सेंड कर दीजिए आप। हाँ, ये हम कर देंगे। एक टॉपिक को या एक यूनिट को पढ़ने के लिए मैंने एक किताब नहीं बल्कि 4 बुक के नाम प्रिफर करे और उसके कंसेप्ट भी बताएंगे आपको कि कौन सी बुक कैसे आपको पढ़नी है। जैसे बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना हो
तो रमन बिहारी लाल सर की पढ़िए इंडियन फिलोसफी की। लेकिन वहीं पर अगर आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ना हो तो भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ने के लिए आप एसपी गुप्ता सर को पहले उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जी बहुत जी ही बिल्कुल। सरल माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद इसी तरह मेन पॉइंट आता है कि रिसर्च के लिए भी उन्हीं की अच्छी है। जी, अगर रिसर्च के लिए इनिशियल स्टेज पे कोई रिसर्च पढ़ता के है लिए मैंने तो लगता है उनका अच्छा। हाँ, मैंने कई किताबें पढ़ी रिसर्च के लिए। सबसे पहले मेरी फेवरेट किताब है एके सिंह सर। क्यों? क्योंकि एके सिंह सर की किताब इतनी बेटर है कि उसको पढ़कर मजा और आनंद आ जाता है। लेकिन साथ में और मैटर्स भी आपको पढ़ने हैं तो आप क्या करोगे, एसपी सर की ले लो। सुलेमान सर की बुक लोगे तो उसमें स्टैटिकल पॉइंट्स देखिए आपके काफी एक स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरा जो एक एनालिसिस रहा है उसमें ये रहा है कि जैसे आप चूंकि आप बहुत हायर लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने माइंडसेट एक बना के चलो कि मतलब आपको चीजों को बहुत एनालिटिकल मोड में पढ़ना है, तो एक बुक तो सफिशिएंट हो नहीं सकती। अब जैसे ये मापन मूल्यांकन आपको पढ़ना है तो एसपी गुप्ता सर की लैंग्वेज बहुत बिहेवियरल है तो आप उसको पढ़िए। लेकिन एके सिंह सर की बुक जैसा कि आपने कहा सच में बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी। और अनुसंधान दिग्दर्शिका भी है एसपी गुप्ता की, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने ईएल गैरेट की भी बुक पढ़ी है, वो बहुत अच्छा है। केपी पांडे सर की भी रिसर्च मैंने पढ़ रखी है। और अगर जब स्टैट की बात करें सुलेमान सर की बुक अच्छी लगती है क्योंकि उस पे मुझे कई सारे क्वेश्चन उनके यहाँ अभ्यास में भी मिल जाते हैं। पहले मेरा स्टैट थोड़ा वीक था, वो सारी चीजें कवर करने मतलब आपकी क्या वीकनेस है उसको जितना अच्छे से आप जानोगे फिर उससे वर्क करने के लिए आप अगर रिसोर्स ढूंढोगे और करोगे वर्क, मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्ट। ठीक, तो इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। लेकिन अब आपको लोग को ये लग रहा हो कि हम इतने समय में इतनी किताबें कैसे पढ़े। सबसे पहला पॉइंट ये है, तो आपको मैं बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आपके सामने अभी प्रेजेंट टाइम में हम एक सीरीज चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? ई शिक्षा, ठीक है, ई शिक्षा संवाद, ठीक, ये शिक्षा संवाद सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है, सीरीज चल रही है। आपने जो बोला था वो क्वेश्चन ठीक, सीरीज चल रही है। उस सीरीज के माध्यम से आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर के यूनिट वाइज, याद रखिए, प्रीवियस ईयर के यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन वहां पर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, यूनिट वाइज आप सभी एक को और बात पॉइंट है, वहां पर मिल रहे हैं ना। सभी को मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि वहां पर आपको यूनिट वाइज को पॉइंट मिल रहे हैं। पॉइंट मिलने के साथ साथ जिस समय वैकेंसी की डेट आ जाएगी उसके बाद ही क्लास हम खुद स्वयं स्टार्ट कर देंगे आपको बताना। वहां पर जब कभी हम बताएंगे तो वहां पर सब एक किताब का नहीं बल्कि कई किताबों का एनालिसिस करके हमारे पास विद पूरा का पूरा मटेरियल बना है। बस उसको जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी वैसे ही आपको बताना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसको जरूर आप लोग देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन हम लोग के फंस के आते हैं। मैंने कई इससे पहले भी आपको शायद जब एग्जाम देने जा रहे थे तब भी जो है हम लोगों ने काफी डिस्कस किए थे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आज की वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें सब लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको बहुत ढेर सारे पॉइंट्स मिले होंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स में आपको क्या क्या मिला था, किसी ने देखा था, पूरा बताओ सर। ये सुलेमान की बुक तो कंबाइंड बुक आती है, कौन सी बुक आती है यार? मैंने देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, आपको यहाँ पर बुक के बारे में क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर यूपी वो पीजीटी वाला मेरा कॉलम होगा, उस क्लास प्लेलिस्ट को खोलिए, वहां पर बुक्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ वहां पर 200 मतलब 365 या 317 पॉइंट भी मैंने आपको पॉइंट आउट किए, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब देखिए आज की डेट में जो आपकी क्लासेस में मैंने आपकी क्लासेस में जो शैली ने बताया है वीडियो में, उसको भी पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे प्रोजेक्ट विधि बहुत आती है तो किलपैट्रिक की है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात तो आदर्शवाद की है। अब इसमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला पहला कौन सा दार्शनिक था, तो अरस्तु थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक विधियों को माना, इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना। तो साइकोलॉजी में हम लोग की जो इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स होती हैं उनको ही इंपॉर्टेंट वे में देखते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों के सामने है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर देना है। जिस समय मान लो आपको वीडियो कैसे देखना है ये ध्यान रखो,
ये 6-6, 5-5 मिनट का जो वीडियो होता है शॉर्ट में होता है, आप एक बार, दो बार, तीन बार देखो, जब आपको समझ में आ जाए, जहां पे लिखने की जरूरत हो बैठ के अपना लिख लो। तो ये पॉइंट्स आप बनाते रहोगे तभी, और एक दिन में तैयारियां जो है, एक कोई कहता है कि मैं 15 दिन में पढ़ के नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, समथिंग जो भी बोलता है, लेकिन वो गलत बोलता है। हम बचपन गलत से, है। हम जो है ऐसा इसकी गलती हुई है बचपन से या सर, जब से तैयारी आपको करना शुरू डीप किया तब पढ़ना से है। पड़ेगा। बस सर ये सब कहने के लिए हाँ, तो याद रखना है कि हम लोगों को अपनी तैयारी स्वयं से अपने आप को एनालिसिस करना है। डेली प्रैक्टिस वे में आपको याद रखना है कि डेली आपको 5 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखने ही देखने हैं। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने ही देखने, मतलब छोटे छोटे रूप में आप सोचो कि हम 10 दिन केवल कंप्यूटर पढ़ेंगे। अरे तो 10 दिन केवल कंप्यूटर पढ़ोगे, जो और चीजें वो कौन पढ़ेगा? मैं मनोज जी, हाँ पता है एक एक आती है बुक, में ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोग को वो बुक। उस बुक से सारे नेट के क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर वाले फंस जाते हैं टोटल। बिल्कुल, मतलब वो छोटी सी आती है, परीक्षा मंथन करके परीक्षा आती है, वाणी ठीक आती है। है, परीक्षा मंथन आती है, उसमें टॉपिक काफी टॉपिक्स हैं, तो वाणी नहीं, वाणी ज्यादा हो जाती है, हाँ, परीक्षा ज्यादा हो मंथन जाती भी है है, उसमें। परीक्षा वाणी भी वाणी है, में क्या होता है, बहुत डीप हो जाती है। दोनों है। हाँ, वाणी बहुत ज्यादा। सर एक परीक्षा मंथन करके आती है, पतली सी रहती है। आप उसको मतलब अगर हाँ, तो पढ़ते हो तो उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको हम्म। बहुत जल्दी जो है कंप्यूटर क्वेश्चन भी मिलेंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। मेरा प्रयास यहाँ पर ये है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर होता है कॉमन पेपर, या एनटीए यूजीसी का जो कॉमन पेपर होता है, उसके लिए हम अलग से वन लाइनर क्वेश्चन की वीडियोस डालें छोटी छोटी, तो वो भी आपको कुछ समय बाद मिलना शुरू हो जाएगी ना। अब धीरे धीरे जो हम लोग का ट्रैक है वो पटरी पर आना शुरू हुआ है, ठीक है, क्योंकि अकेले हम हैं, हमको जो है क्लासेस आपको जूम में पढ़ाना है, पूरा नेट का बताना है, लेकिन वहीं पर अगर कोई साथ में आता है और साथ में मेरे ही बताते हम ही साथ में, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मेरे चैनल पे कोई भी खड़ा होकर कुछ बोलता है तो उसमें मेरी सहमति, मेरे विचार, मेरे सब कुछ उसमें रहता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखकर आप लोग वीडियो जरूर देखा करो ना, क्योंकि पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो इस क्लास में जब हम स्टार्ट करें उस समय तुरंत पूछ लो, तुरंत हम आपको बता देंगे। यहाँ पर क्लियर है सबको पॉइंट? चलिए अब हम अपने क्लास की तरफ एजुकेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। जी सर। सर मुझे भी अपना वीक पॉइंट पता चला कि मैंने आज तक सिर्फ बीएड वालों को पढ़ाने के लिए बुक पढ़ा था, और जो अपना नेट का एग्जाम देती थी वो सारे जो आप लोग, जैसे आपका मैंने क्लास अटेंड किया था, सुजाता मैडम का लिया था, उसी नोट्स के सहारे मैंने एग्जाम दिया था। वो एक दिन ऐसी मतलब मैडम लोग से भी चर्चा हुई, तब मुझे पता चला कि सेकंड पेपर का बुक भी आता है। सर मुझे बिल्कुल नहीं, मतलब रिसर्च अगर पढ़ती हूँ तो बीएड वालों के लिए, अगर करिकुलम पढ़ते हैं तो बीएड वालों के लिए। मैंने आज तक अपनी अपनी पढ़ाई के लिए कभी मैंने बुक नहीं देखा, फॉलो ही नहीं किया था सर। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी सर स्ट्रेटजी, ऐसे ही मैंने किया, आपका ओनली आपके जो नोट्स थे वही पढ़े थे, या मेरे पास अरिहंत की बुक थी उसको पढ़ी थी बस। तो मैंने जो बताया था, मैंने सर बहुत अरिहंत शॉर्ट में बताया था ना रेफर किया कि था। उस समय नहीं था। अब जो है हम लोग कंटिन्यू चले, तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोग के माइंड को शार्प करें और तैयारी के लिए आप लोग जुट जाओ। मेरा बताने का मात्र एक उद्देश्य है कि आप जब वैकेंसी आएगी तब हम बैठकर तैयारी करेंगे, तो ये बात गलत है। क्योंकि जो बच्चा पूरे साल से तैयारी कर रहा है और जो 3 महीने खड़े होकर 3 महीने केवल तैयारी करेगा, तो दोनों में अंतर होगा ना, रिजल्ट में यही थोड़ा सा फर्क हमको दिखता है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल इकोनॉमिक्स की, कि एजुकेशनल इकोनॉमिक्स होता क्या है, शिक्षा का अर्थशास्त्र होता क्या है। तो कल हम लोगों ने इसके पॉइंट्स पढ़े थे। इसमें कहा था कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर अबाउट एजुकेशन। कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए होता है। शिक्षा का अर्थ जिसके अंतर्गत हम लोग मानव निर्णयों के संदर्भ में या उनकी क्रियाओं के संदर्भ में जानते हैं। कहता है कि इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डिसीजन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक्शन और रिएक्शन कैसे देखते हैं, तो कहता है कि इट फर्दर लुक्स इनटू हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट आया तो हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस,
ठीक, प्रोसेस, तो पॉलिसी प्रोसेस का हमने पढ़ाया था ना, पॉलिसी प्रोसेस। तो पॉलिसी प्रोसेस के स्टेप क्या थे, टोटल कितने स्टेप थे नेहा बताओ, केवल कितने स्टेप थे यहाँ वहां पर कल हमने जो हम लोगों ने डिस्कस किया था? सर सात प्रोसेस के नहीं, वो तो साइकिल था। हाँ हेलो, हमने स्टेप पूछे हैं, चलो चलो उनको बोल दो, प्रोसेस वो का अपने सब घर में पूछा बात ना कर रहे हैं। आपने स्टेप। ठीक है, उनके बाबू अपने घर में बात कर रहे हैं ना। चलो हाँ, अब यहाँ पर ये बताओ कि 7 स्टेप थे यहाँ पर ना, 7 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कल, तो 7 सर। स्टेप में 1 बाय 1 अब हम लोग बताएंगे, आप लोग बताओगे। कल ट्रिक के बेस पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पॉइंट पे जिससे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 पॉइंट थे। ठीक है, 7 पॉइंट में सबसे पहले हमको स्निग्धा बताएंगे कि चौथे पॉइंट पे क्या था। चौथे पॉइंट पे क्या था बताओ, स्निग्धा को आवाज आ रही, बोलिए। मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। हाँ, मेकिंग, यस सर, गुड इवनिंग। मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, मेकिंग डिसीजन। मेकिंग पॉलिसी, यहाँ मेकिंग डिसीजन ना, मेकिंग पॉलिसी होता है, डिसीजन पॉलिसी। मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। हाँ, मेकिंग पॉलिसी डिसीजन, Yes. लेकिन हम लोगों ने मेकिंग पॉलिसी के नाम से याद करने का तरीका ट्रिक बनाया है। अब नेक्स्ट बताएंगे यहाँ पर 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, शैलवी बताओ 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंडमली किसी से भी हम पूछ सकते, कोई भी पॉइंट ना, किसी से भी कोई पॉइंट पूछ सकते। तो बताओ, अपने कॉपी खोल के रखो, बोलो सर इम्प्लीमेंट है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, मतलब इम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन। फिर इसके बाद सविता जी हम लोग को बताएंगी कि आपका तीसरे नंबर पर क्या आएगा। बोले सविता जी बताओ। जी सर, सॉरी फिर से पूछिए, कौन सा वाला पूछ रहे हैं? तीसरे पॉइंट पे तो तीसरे नंबर पे है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन सर आता है। आपकी ठीक, अब वॉइस ना नेहा जो बीच है में कट इसके जा रही है। बचे हुए भागों को कंप्लीट करेगी। ठीक, रुको, नेहा से पहले वो हाशमी जी बताओ 6 नंबर पर क्या आएगा। हाशमी जी बताओ 6 नंबर पर क्या आएगा। सर मुझे याद नहीं आ रहा ये स्टेप इनके पॉलिसी मेकिंग के। अरे मैंने डाल रखा है वीडियो, आपने देखा नहीं होगा, मैंने डाल रखा है। सर मैंने देखा नहीं, अभी देखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब बताओ नेहा कंप्लीट करो, सबसे पहले क्या आता है। सर पहले आता है एनालिसिस एनालिसिस है ना, अल्लाह। सबसे पहले एनालिसिस होगा, फिर नेक्स्ट उसके बाद पॉलिसी ऑप्शन। पॉलिसी ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद पॉलिसी ऑप्शन के बाद 6 पॉइंट पे असेसमेंट है। हाँ, पॉलिसी देखो, सबसे पहले एनालिसिस किया, पॉलिसी ऑप्शन आया, इवैल्यूएशन किया, फिर पॉलिसी मेकिंग कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, इम्प्लीमेंट के बाद हम लोग असेसमेंट देखेंगे। असेसमेंट, जी सर, फिर साइकिल आ जाएगा। साइकिल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम में ये पूछता है, क्या करता है, ये पूछता है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं, किसकी बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अर्थशास्त्र बात कर रहे थे, तो शिक्षा के अर्थशास्त्र की जब हम लोग बात कर रहे थे, हाँ बोले सर, जो शिक्षा का अर्थशास्त्र है सर, उसका डिफिनेशन बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया ही कहाँ कुछ अभी उसके बारे में। नहीं सर, कल नहीं समझ, मतलब किए थे लेकिन। हाँ चलो, अच्छा इसके अर्थशास्त्र की बात करो कि ये कहता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, एक्शन एंड रिएक्शन अबाउट एजुकेशन। मतलब कहते हैं कि शिक्षा का अर्थशास्त्र जो होता है, मानव के व्यवहारों में शिक्षा के बारे में उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कराता है,
और उसके आगे यह देखा जाता है कि मानव व्यवहार आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। मतलब मानव का जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड उसके इकोनॉमिक पर क्या प्रेशर बिल्डअप करता है। कहेंगे इट फर्दर लुक्स इनटू हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है आप बताओगे। शिक्षा का अर्थशास्त्र मानव व्यवहार नोट करा के दें। बारे में, उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में जानने में सहायता करता है, जो कि आगे चलकर इनके मानव व्यवहार के आर्थिक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये हमें शिक्षा का अर्थशास्त्र बताता है। बोलो। सर कह रहे हैं नोट करा दीजिए इसे, वो भूल जाएगा। चलो लिखो, लिखिए, चलिए हम बताते हैं। सर बोल दें हम लोग का। हाँ लिख लीजिए। देखिए शिक्षा का अर्थशास्त्र जी सर। मानव व्यवहार की क्रिया और प्रतिक्रिया एक्शन एंड रिएक्शन जी। क्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए होता है। जिसमें मानव व्यवहार जी सर। मानव व्यवहार आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। मानव व्यवहार आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, वह हमें शिक्षा का अर्थशास्त्र बतलाता है। ठीक है जी सर। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशन थी, ये डेफिनेशन थी इसमें। तो इसमें कुल मिला के ये देखा गया कि हम लोग अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए। तो इसमें पहला पॉइंट तो समझ में आया। फिर इसमें कहता है कि नेक्स्ट जो आर्थिक विकास होता है, कहता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एज एन एरिया ऑफ स्टडी कैन नॉट बी सेड टू बी ए सेपरेट फील्ड ऑफ इंक्वायरी दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स। मतलब क्या कहता है कि आर्थिक विकास जो होता है, कह रहा है कि शिक्षा के अर्थशास्त्र के को अध्ययन करने का क्षेत्र, स्टडी का जो क्षेत्र है, क्षेत्र के रूप में जांच का एक अलग क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो सामान्य अर्थशास्त्र है वह इससे बिल्कुल अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या अलग होता है, ये कहते हैं शिक्षा का अर्थशास्त्र जो होता है शिक्षा की प्रक्रियाओं के लिए अपने सिद्धांतों, अवधारणाओं और कानूनों, नियमों में आर्थिक का अनुप्रयोग करता है, आर्थिक का प्रयोग करता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक इन इट्स प्रिंसिपल कंसेप्ट लॉस टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब कि जो भी शिक्षा की प्रक्रिया को लागू कर रहा है, शिक्षा की प्रक्रिया को चला रहा है, उनके लिए प्रिंसिपल, कंसेप्ट और लॉस क्या होंगे इकोनॉमिक्स एजुकेशन के लिए, उन सबको यहाँ बताता है। यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट, बताओ ये दो पॉइंट क्लियर है। क्या बताता है सबसे पहले बताओ, क्या बताता है आपका, प्रिंसिपल बताता है, कंसेप्ट बताता है, ठीक, कंसेप्ट बताता है और लॉज बताता है। ठीक है, लॉज बताता है। तो ये केवल इसकी रूपरेखा समझना है कि शिक्षा का अर्थशास्त्र आपसे पूछे कि कोई क्या होता है, तो आप बताओगे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर जब तक हम अपनी पढ़ाई करते हैं, तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो भी खर्च वहन करते हैं शिक्षा के माध्यम से,
तो वही आपका शिक्षा का अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, शिक्षा का अर्थशास्त्र कहलाता है। शिक्षा के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि हमने जितनी पढ़ाई करी, मान लो कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, तो डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद उसको कितना इनकम कैसी होगा, वो इसके बारे में पहले से ही सोचकर करता है। वहां पर क्लियर, पहले से ही सोचकर करता है। अगर यहाँ पर नीति निर्माताओं के बारे में बात करें कि जब नीतियों का निर्माण करते शिक्षा के क्षेत्रों में, तो क्या करा जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं, लिखेंगे नीति का निर्माण करते समय, ठीक है, नीति का निर्माण करते समय, ठीक है, नीति का निर्माण करते समय शिक्षा के अर्थशास्त्र का प्रयोग, शिक्षा के अर्थशास्त्र। सर आपने इंग्लिश में नहीं बताया। वो डेफिनेशन सब बोला है मैंने, आप ध्यान दोगे तो मैंने सब डेफिनेशन बोला है, उसको केवल लिखा दिया है ना, उसको बैठकर लिखवा दिया। आप चाहो तो आप भी लिख लो इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो वो नहीं ई पे लिखवा दे। हाँ सर, एक्चुअली एग्जाम में ना इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है मुझे। हाँ हाँ, वो हिंदी हम समझ रहे हैं। आप लिख लो, चलो लिख लो, लिखो लिखो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टडीज, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टडीज। ठीक है, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, लिख लिया, एक्शन एंड रिएक्शन अबाउट एजुकेशन, अबाउट एजुकेशन। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप हो जाएगा, अबाउट एजुकेशन। फिर लिखेंगे इट फर्दर, लिखेंगे इट फर्दर, ठीक है, इट फर्दर, फिर क्या क्या जाएगा, इट फर्दर लुक्स इनटू, ठीक है, लुक्स इनटू हाउ ह्यूमन ठीक है, हाउ ह्यूमन बिहेवियर, हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट, ठीक, हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो नेहा को डेफिनेशन लिखा है वही आपका इंग्लिश में ये है आपका। ठीक है, लिख लिया। आवाज आ रही मेरी आप सभी को, बताओ। जी सर। आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये था आपका पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कि नीति का जब निर्माण करते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे थे।
उसके बारे में जो हम लोग जानना चाह रहे थे, तो उसके 3 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, इसको साफ करें, बोलो, इसको साफ कर दें। हेलो, जी सर, सर जी सर। हाँ, हो गया। बोल दिया करो कोई एक लोग ना, कोई भी हाँ एक हाँ लोग ठीक है। बोल दिया करिए। चलो, अब हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जब कभी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का उसमें हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, आप लोग कोई हेडिंग बना लीजिएगा ना कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का प्रयोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि हाउ मच, कह रहा है कि हाउ मच टू स्पेंड ऑन ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, हाउ मच लिख लीजिएगा, हाउ मच। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मच टू स्पेंड, ठीक है, हाउ मच टू स्पेंड ऑन ईच, ठीक है, हाउ मच टू स्पेंड ऑन ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन, स्टेज ऑफ एजुकेशन। मतलब कह रहा है कि जो है कि शिक्षा के प्रत्येक चरण पर कितना खर्चा होगा। मतलब शिक्षा के स्टेज मतलब चरण होता है ना, स्तर पर, मतलब शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कितना खर्च होगा। ठीक है, इसको जानने का हम सबसे पहला प्रयास करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, फिर दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। दूसरे पॉइंट में कहता है कि जब कभी इस तरह की कंडीशन होती है, अर्थात उत्पादन क्या करना है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई पूछेगा, पॉइंट आपको समझ में आए। पहले पॉइंट में था कि व्हाट टू प्रोडक्ट्स की बात करा मैंने पहले पॉइंट में। मेरी आवाज आ रही है, आप बताओ। सर दूसरा पॉइंट नहीं सुना गया, कट गया था। हाँ हाँ, पहला पॉइंट समझ में आया, व्हाट टू प्रोडक्ट, कि क्या उत्पादन करना है। तो दूसरे में कहता है हाउ टू प्रोडक्ट एजुकेशन। पहला पॉइंट तो था एक कि क्या उत्पादन करना है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि शिक्षा कैसे उत्पन्न करें। क्या है, शिक्षा कैसे उत्पन्न करें। ठीक, सर क्या लिखा है इंग्लिश में, हाउ टू प्रोडक्ट एजुकेशन, जी सर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस, सॉरी प्रोडक्ट कह रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बता भी नहीं रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, प्रोड्यूस होगा ना, प्रोड्यूस होता है, उत्पादन का करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस होता है ना, कि हाउ टू प्रोड्यूस एजुकेशन, एजुकेशन को या शिक्षा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहले क्या उत्पन्न करना है, तो उत्तर मिला दूसरे पॉइंट में कि एजुकेशन को, शिक्षा को उत्पन्न कर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में ये पूछेगा, अब माइंड में सबसे पहले से पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी में एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हम यूज करेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि ये बताओ, पैसा मांग रहे हो ना, पैसा अगर जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें पैसा चाहिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से, मतलब कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से कह रही कि हमें शिक्षा के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया। वो पूछती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछती है, ये बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूछती है कि ये बताओ इसका क्या तुम करोगे। मतलब कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या तुम बनाओगे इससे। तो ये पहला पॉइंट जब इससे पूछा गया तो इसने, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर इसने कहा कि इसने उत्तर दिया कि हम शिक्षा जो है बनाएंगे या शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। तो दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है कि शिक्षा कैसे उत्पन्न करेंगे आप। तो ये पूरा प्रोसेस इसी के अंतर्गत बताते हैं। क्या बताते हैं कि इस तरह के शैक्षिक सेवाओं को कैसे प्रदान करें जिससे समाज को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। तो ये पूछते हैं कि भाई इन्होंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि चलो आपने बताया कि शिक्षा देंगे, हम, उन्होंने कहा मान भी लिया, लेकिन ये तो बताओ कैसे शिक्षा दोगे।
तो उनके अंदर कैसे ये प्रेरणा लाओगे कि आपको शिक्षा पानी चाहिए, तभी आप जो है समाज में अच्छे रह सकते हो। तो भाई जब ये कैसे पूछा, तब नीचे वाले में उत्तर आता, तीसरे वाले में कहता है कि शिक्षा के प्रत्येक चरण तक किसकी पहुंच होनी चाहिए, किसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए, ये उनको निर्धारित करके बताएंगे। मतलब कहेगा whom, इंग्लिश में लिखेंगे whom, ठीक है। कह रहा है कि whom is education एजुकेशन प्रोवाइड, क्या है, प्रोवाइडेड, ठीक। प्रोवाइडेड की बात मतलब कि किसके लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, किसके लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे पूछा इन्होंने, अब देखिए यहीं से आप इसके स्टेप्स को बना लोगे। स्टेप्स कह रहे हैं इनके बारे में जान लोगे कि भाई जब कभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा जाता है तो वो कहती कि ये बताओ सबसे पहले इस पैसे का करोगे क्या। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ शिक्षा के बारे में आपने हमें बताया, अब बताओ शिक्षा में कैसे लगाओगे। तो वो तरीका बताते हैं कि शिक्षा में इस तरीके से लगाएंगे कि जो बालक बालिकाएं अभी तक गरीबी की वजह से या किसी भी वजह से विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं तो उनको विद्यालय में लाने का प्रयास करेंगे। तो किसके लिए शिक्षा प्रदान की जाती है ये इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट बताते हैं। तो इन सबको जब बनाते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, रुपया मिलता है लगाने को। जिसका मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको बताया था, भारत सरकार ने पुरानी स्कीम को फिर से लागू किया, स्कूल चले ना, स्कूल चले वाला, जिसका जो है इन्होंने 2030 तक सभी जो है 100% साक्षरता के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक, यहीं पर साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो साक्षरता की बात बताओ स्निग्धा, साक्षरता की बात, लिटरेट की बात, लिटरेट की डेफिनेशन क्या हुई, लिटरेट की सर जिसी को, हाँ सर, जिसी को गणित और विज्ञान के ज्ञान हो उसको लिटरेट बोलते हैं। नहीं सही है, डेफिनेशन नहीं सही है। सविता जी आप बताओ। ओनली गणितीय ज्ञान लिखना पढ़ना हो गया था हमारा। बताए आप, सविता जी बताओ। हेलो, सविता जी आप बताओ। हाँ बताइए। सर क्वेश्चन पूछिए ना, क्योंकि हमारा तो ना स्क्रीन दिख रहा है ना आपकी आवाज बीच बीच में स्टक हो रही है। साक्षरता की परिभाषा क्या होती है? हाँ, साक्षरता की परिभाषा जैसे प्रिया मैडम ने बताया था कि क्लास 3 तक के बच्चा अगर जितना जैसे भाषा का ज्ञान हो जाए, विज्ञान और छोटे मोटे गणित करना वो सीख जाए, भाग तब बुरा हम उस जोड़ बच्चे घटाना को करना या आ उस जाए, पर्सन को भाषाओं का साक्षर छोटा कहेंगे। बड़ा नाम लिखना, सिग्नेचर करना, ये सब हाँ। आ जाए, ये साक्षरता के अंतर्गत आता है। मतलब कि क्लास अब जो है गवर्नमेंट ने 2030 तक ये आपका जीके जीएस का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 3 चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई कि क्या होगा। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लिया करो ना। सर हाँ बोले। सर इसका ये होता है कि मतलब जिसको लिखना पढ़ना आए वो तो साक्षर हो जाता है, लेकिन अलग वे में हम उसे बोल सकते हैं कि कक्षा 3 तक जिसको भाषाई ज्ञान हो जाए और गणितीय ज्ञान हो जाए। हाँ, साक्षर की परिभाषा यही होती है जिसको पढ़ना लिखना आता है। लेकिन यहाँ पर कितना, किस क्लास तक, भाई हम जब कभी पढ़ना लिखना की बात करते हैं तो हम लोग के मन में सहज ही एक क्वेश्चन आता है कि किस क्लास तक, किस स्टैंडर्ड तक आना चाहिए। जैसे बुद्धि लब्धि निकालते हैं ना, आईक्यू निकालते हैं, तो आईक्यू भी निकालने का एक जो है एज लिमिटेशन कर रखा है। बताओ किसी को पता हो एज लिमिटेशन, क्या एज है? सर किसमें? मेंटल एज के लिए एज लिमिटेशन क्या है?
एक मानक क्या माना गया है, एक स्टैंडर्ड क्या निर्धारित किया गया है? सर प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी सर भी क्या शिक्षा बोले, के स्टक हो जा रहा है। नहीं सर, नहीं, स्टक हो जा रहा बार बार। सर बोले। आपको हाँ, किस चीज की सर, मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज? भाई आईक्यू विनय वो तो उन्होंने फॉर्मूला है, आईक्यू तो एज के अकॉर्डिंग आता है। एज के सर, अकॉर्डिंग सर 16 वही समथिंग है एज शायद। लिमिटेशन जब ही इस बता फॉर्मूले को बनाया गया था तो कोई ना कोई एक एज को तो लिया गया होगा, तो वह एज क्या थी? 10 साल, 12 साल, 15 साल या 16 साल? सर मैंने 16 चार थी ऑप्शन शायद, दिए। शायद कितना? 16 याद नहीं। 16। हाँ, 16 वर्ष जो है ये जो है मानी गई है, एक मानक आयु मानी गई है कि 16 वर्ष का एवरेज लेकर इन्होंने उस फॉर्मूले भाटिया को बैटरी क्रिएट किया था। तो याद रखना ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हम लोग को क्लियर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? सबको बताओ, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? सर सर आपने क्वेश्चन का, सर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। क्या क्या पूछा वो आपने? 16 साल को, हाँ वो जो 16 साल है उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज? वो जो है आपकी वास्तविक आयु होती है, वास्तविक आयु होती है, ठीक? मेंटल एज नहीं होती, क्रोनोलॉजिकल एज होती है। वो क्या होती है? वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु से मेंटल एज को निकालते हैं उसके, अब उसका क्राइटेरिया रख दिया। अब मैंने देखा कि किस क्लास में जब साइकोलॉजी पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे कि क्लास फर्स्ट पे कितनी आयु के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्लास 6 में कितनी आयु के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सब जब बताते हैं कि कोई एक बच्चा जो है 16 साल का है लेकिन वो हाई स्कूल या इंटर की मैथ को सॉल्व कर लेता है, तब हमें निकालना पड़ता है कि उसकी आईक्यू कितनी है। तो आप निकाल लोगे मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मनुष्य जब ऐसे करते हो तब हो जाता है 100। जी सर। 10 से लेके 16 वर्ष तक के रखा है बच्चों का मेंटल एज निकालने के लिए, जो 5 टेस्ट बताया ना। हाँ हाँ। अब जब स्टैनफोर्ड और बिने ने मिलकर ही जब इस फॉर्मूले को बनाया था तो इसमें जो है बिने ने जब इसको बनाया था, बिने के साथ एक नाम और आता है, उन्होंने मिलकर जब बनाया था तो एक एज निर्धारित किया स्टर्न का सर, है। स्टर्न का। हाँ, स्टर्न का। तो उसमें जो है एज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि वहां पर पर्टिकुलर 16 एज ली गई थी ना। ये आपको मैंने कहाँ पढ़ा था? मैंने AK सिंह सर की किताब में पढ़ा था ये चीज ना, AK सिंह सर की किताब में पढ़ा। चलिए अब इतनी पॉइंट क्लियर हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कितनी चीजें अब जानेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है? क्या जानेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। अब इनके प्रिंसिपल्स जानो आप क्या होते हैं? सर यही 3 पॉइंट ही होगा ओनली। हाँ, ये होगा कि नीति के निर्माण, नीति को जब कभी फॉर्मुलेट करेंगे तो फॉर्मुलेट करने के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को कैसे यूज करते हैं, कि पैसा कैसे लगाएं, तो पैसे लगाने के लिए कैसे हम देखें, सबसे पहले क्या चीज बनाना ये जानो। तो वो बताता है, फिर बताता है कि अगर एजुकेशन बनाए तो कैसे आप उसको बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे दूसरे लोगों को। जब फिर तीसरे पॉइंट में कहता है कि इसको प्रोवाइड कैसे करोगे, प्रोड्यूस भी मान लो उत्पन्न भी कर दिया तो इसको लोगों तक पहुंचाओगे कैसे। तो जैसे मैंने बताया ना, स्कूल चले हम वाला अभियान स्टार्ट हुआ था ना, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट कराया था, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं, इसके प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल देखेंगे। इसके इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या होंगे? तो सबसे पहले प्रिंसिपल में क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट आएगा स्टेक होल्डर। क्या आ जाएगा आपका? स्टेक होल्डर आ जाएगा, स्टेक होल्डर। निर्धारक, निर्धारक तत्व जो होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है नंबर 2 लिमिटेड सोर्स रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस।
फिर लिमिटेड रिसोर्सेज होता है आपका, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, सीमित संसाधन, सीमित संसाधन दिखाई दे रहा, ठीक है। फिर नंबर तीन पर हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, लिमिट, सबसे पहले स्टेक होल्डर होता है, दूसरा क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, तीसरे में बोलता है म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, क्या होता है, म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली डिपेंडेंट, म्यूचुअली डिपेंडेंट, ठीक, म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। फिर नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे आपका आता है एजुके, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में ये भी जान लो, म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप को बोलते हैं परस्पर निर्भर संबंध, परस्पर निर्भरता संबंध, निर्भरता संबंध, ठीक है, परस्पर निर्भरता संबंध होता है। फिर इसके चौथा पॉइंट में क्या आता है, चौथा इसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, एजुकेशन एज इंडस्ट्री, एजुकेशन एज इंडस्ट्री, एजुकेशन एज इंडस्ट्री की बात बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उद्योग के रूप में शिक्षा, उद्योग के रूप में शिक्षा की बात करेंगे हम लोग। सर सर एंड है या एज है? एज एजुकेशन एज, ठीक है। फिर इसके आता है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य बताई इन्होंने, ठीक है, क्या होता है एम्स ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, ठीक। फिर इसके नंबर 6 पर क्या आएगा, क्या बोले, चौथे पॉइंट में एजुकेशन, एजुकेशन एज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, ठीक है। फिर पांचवे पे एम्स, एम ऑफ एजुकेशन हो जाता है, एम्स हो गया, एम्स ऑफ एजुकेशन। छठवें पॉइंट पे आपका क्या आता है, चलो इसके बाद इधर लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं, चलो, ठीक, 6 हो गए, 5 हो गए, 5 के बाद छठवें पे, छठवा आपका क्या आएगा, 6 वाला जो प्रिंसिपल होता है, ये कोई स्टेप नहीं है, इसको कहीं पर भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको मान के चलोगे। छठवें पर आता है कि रिटर्न ऑफ एजुकेशन, रिटर्न ऑफ एजुकेशन, ठीक है, रिटर्न ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी में कहीं ऑनलाइन फीस जमा करते हैं, या आपने मेरे पास ऑनलाइन फीस जमा करी है, इसके लिए पेन, समय, आप नेट चार्ज, इंटरनेट चार्ज और समय, सब चीजें देते हो ना, तो उसके रूप में आपको मिलता क्या है, तो कह रहे हैं कि शिक्षा की वापसी, क्या है, शिक्षा की वापसी कितनी होती है आपकी, शिक्षा की वापसी, वापसी का मतलब समझे कि अगर हम लोग को नौकरी मिल गई 100, या हम लोगों ने नौकरी नहीं मिलती है तो फिर भी हम लोग अच्छी तरीके से अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, तो यही से रिटर्न ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो हमें देती है वापस रूप में, वापसी रूप में, तो ये होता है। फिर इसके 7वें पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक,
एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्थिक विकास के लिए शिक्षा। क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास के लिए शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, फिर 8वें पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। 8वां पॉइंट क्या होगा आपका, बताओ? इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या है? इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं उत्पादकता पर प्रभाव, उत्पादकता पर प्रभाव। ठीक है, उत्पादकता पर प्रभाव। तो इतने और भी ढेर सारे नियम होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम थे, जो एग्जाम्स में पूछे आते हैं या पूछे जाने वाले हैं, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेक होल्डर वाला नहीं लिखा ना, स्टेक होल्डर को हिंदी में नहीं लिखा, बाकी सबको हम लोगों ने लिख लिया। इसको बोलते हितधारक, हितधारक। अब हितधारक होता क्या है भाई? हितधारक का मतलब होता है जो हमारे लिए, जो सोसाइटी के लिए काम करता है। मतलब शैक्षिक प्रणाली में 3 निर्णय निर्माताओं को लिया जाता है। 3 निर्णय निर्माताएं कौन है, या 3 हितधारक कौन है? हितधारक का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसकी जो है 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। कितने पॉइंट बताए गए? 3 पॉइंट बताए गए। कौन से 3 पॉइंट है? पहले पॉइंट में सोसाइटी को लिया गया है। ठीक, पहला पॉइंट सोसाइटी। दूसरा पॉइंट बोलते हैं इंस्टीट्यूशन और प्रोवाइडर। ठीक, संस्था, शिक्षा के जो संस्थान होते हैं या प्रदाता जो होते हैं, प्रोवाइडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोवाइडर। ठीक, प्रोवाइडर जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं आपके। प्रोवाइडर का मतलब होता है प्रदाता। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या होता है हितधारक में? तीसरा पॉइंट होता है व्यक्ति या परिवार, व्यक्तित्व। ठीक है, कहते हैं इंडिविजुअल और हाउस होल्डर। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और या व्यक्तित्व, व्यक्तिगत कह सकते हैं या पारिवारिक, हाउस होल्डर बोलते हैं। हाउस होल्डर्स। ठीक है, हाउस होल्डर्स बोलते हैं इसको। बोलते हैं व्यक्तिगत या पारिवारिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है। क्लियर है यहाँ पर? बताओ यहाँ पर इतनी चीजें पॉइंट कि स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं, बताओ। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ हेलो। इसमें आता है, जब इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं ये पॉइंट हो गया। फिर लिमिटेड रिसोर्स की बात करते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है? जिसमें शैक्षिक संसाधन को हम सीमित रूप में करते हैं। जैसे इसमें आपके वो आएंगे, क्या आएंगे? आपके मटेरियल्स आ जाएंगे। इसमें क्या आएगा? मटेरियल्स आ जाएगा। ठीक, मटेरियल्स इन द सेंस आपके कैसे, कितना धन खर्चा करना है, कौन कौन सी सामग्री लगेगी। हाँ, स्निग्धा कुछ बोल रही, बोलो। हाँ बोलिए। सर, सर हमने पूछा कि प्रदाता क्या होता है, मतलब प्रोवाइडर क्या होता है? अच्छा, सॉरी सर। प्रदाता या प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, तो जो हमें देता है। स्टेक होल्डर सोसाइटी, समाज में, समाज
म्यूट कर लो। समाज हमें क्या देता है, जैसे पहला हो गया। फिर प्रोवाइडर का मतलब होता है जो हमें चीजों को, रिसोर्स को, या एक आप कहते हैं इकोनॉमिक्स हेल्प जो होती है, अनेक प्रकार की जो चीजें होती हैं जो हमें सहायता प्रदान करती है, उसको प्रदाता हम लोग बोलते हैं। प्रदान करने वाले को प्रदाता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें हो गई। फिर से लिमिटेड रिसोर्स में आपके मटेरियल्स आ जाएंगे कि हम यहाँ पर मटेरियल्स की बात करेंगे, मनी की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। तो इतनी चीजों की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। कोई कुछ बोल रहा है क्या, बताओ। नो सर। ठीक, फिर आपका आता है म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप। क्या होता है म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में? होता है आपस में जुड़े रहना और परस्पर एक दूसरे की सहायता करना। और दूसरा हम कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप, मतलब मांग और आपूर्ति का जो संबंध होता है उससे ये चीज आपका बिलोंग करता है, उससे कहना है। और एजुकेशन एज ए इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो आज के समय आप देख ही रहे कि विद्यालय जो है व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं। विद्यालय जो संस्थाएं होती हैं वो क्या है, एक निवेश के रूप में शिक्षा, अगर ये कहते हैं इंडस्ट्री के रूप में शिक्षा। ठीक है, हाँ सही है, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एजुकेशन पे एक पॉइंट और पढ़ा लेना, यहाँ पर 9 नंबर में डालेंगे एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही हम इसमें इसके अंतर्गत ला सकते हैं ना, या तो इन्वेस्टमेंट में हम अलग से ना पॉइंट बनाए, इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट कहें, इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि दोनों में चाहे तो इंडस्ट्री बोले चाहे तो इन्वेस्टमेंट करें, कि हम जब कभी शिक्षा के क्षेत्रों में कोई भी खर्च करते हैं, वहन करते हैं, तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग को फायदा मिलता ही मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कोई नॉलेज लिया, आज नहीं कुछ समय बाद उसको कहीं ना कहीं फायदा वो जरूर देती है उसके लाइफ में। कभी एजुकेशन कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती है ना, देर से भले से, लेकिन उसका अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक, रिटर्न ऑफ एजुकेशन आप जानते ही, एम्स ऑफ एजुकेशन आप जानते ही हैं, रिटर्न ऑफ एजुकेशन के बारे में आप जानते हो। और एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है? अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, तो कल की डेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप अब बताओ। कल की डेट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आता है, जिसके स्टेप हर बार लगातार पूछे जा रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीपी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए पढ़ेंगे हम लोग। और कल क्या पढ़ेंगे, सी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, सीईए पढ़ेंगे हम लोग। फिर कल ये दो चीजें पढ़ेंगे, और यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बार बार घूम फिरा कर आते हैं। लागत लाभ विश्लेषण, लागत प्रभावी विश्लेषण, इन दोनों को कल की डेट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को जब कल हम लोग की डेट में पढ़ लेंगे, तो हम लोग का लगभग यूनिट सी सेक्शन, यूनिट 2 का सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? यूनिट हाँ बोले सर कल शाम को ही क्लास होगी। हाँ, कल शाम को ही क्लास होगी, क्योंकि सुबह सभी के घरों में पूजा होगी ना, तो किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। कुछ लोग गंगा जी नहाने चले जाएंगे, कुछ लोग साफ सफाई करके अपना तैयारी करेंगे, खाना बनाने का काम करेंगे ना, तो काफी व्यस्तता रहेगी सबके पास। तो इसलिए कल की क्लास शाम को रहेगी। इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, कल की क्लास शाम को रहेगी। ठीक है सर, मॉर्निंग में नहीं रहेगी ना? नहीं, मॉर्निंग में नहीं रहेगी। ठीक है सर, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद सभी को।